back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video, as I promised earlier, that I will be bringing you the extract based questions from the chapter Enemy. So here it is. Please be ready and let's begin with our first question without any delay. The first passage is that the man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with curious repulsion upon the inert figure. एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब उनको अमेरिकन मिलता है तो सदाओ हमें बता रहे हैं कि चैप्टर में बता रहा है दैट जो आदमी था वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, और सदाओ बोलते हैं कहीं ना कहीं खुद से कि सबसे बढ़िया रहेगा कि इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं। और जब वो देखते हैं कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो वो जरा उठते हैं, अपने हाथों को झाड़ते हैं, उस पर रेत लगी होती है, और तभी हाना बोलती है कि हाँ बिल्कुल इसको समुद्र में डाल देना ही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमने इसको अपने घर पे रखा तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसको एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर देते हैं तो ये गारंटी के साथ में मर जाएगा। ये बात सदाओ बोलते हैं। और इसके बाद में इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, ये लोग उस आदमी को देख रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सो दे आर एक्चुअली एनी आइडिया विदाउट एनी आइडिया, इनके पास में कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करें, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन द अंडरलाइन वर्ड्स नॉट बी रिप्लेस्ड विद स्ट्यूपर। पहली बात तो समझ लो स्ट्यूपर का मतलब क्या होता है। स्ट्यूपर मीन्स एक ऐसी कंडीशन जब आप अनकॉन्शियस हो, जब आपके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, व्हेन यू आर मोशनलेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंडरलाइन वर्ड को हम रिप्लेस नहीं कर सकते विद द वर्ड स्ट्यूपर। First is, she hung up the phone feeling as though she had woken up from a slumber. The manager complained about the employee's sluggishness. He seemed to be in a trance when the doctor called upon him last week. Seeing him in a daze, the lawyer decided not to place him in a witness box. अब इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंडरलाइन वर्ड को हम रिप्लेस नहीं कर सकते विद द वर्ड स्ट्यूपर। इसका मतलब है जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो वाला सही है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्ड दिया हुआ है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है जब कोई काम बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है, और बाकी तीनों के तीनों सेंटेंस में जो भी वर्ड्स दिए हैं वो रिप्लेसेबल हैं विद द वर्ड स्ट्यूपर। इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, स्लगिशनेस के साथ में। पहला ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, next question is, pick the option that best describes Sadao and Hannah in the passage. चार दिए ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो हाना और सदाओ को इस पर्टिकुलर पैसेज में बेस्ट डिस्क्राइब करता है, उनके नेचर को, उनके एक्शंस को। फर्स्ट इज सदाओ स्क्रूपुलस, हाना वेरी, सदाओ डेयरिंग, हाना प्रूडेंट, थर्ड सदाओ प्रूडेंट, हाना सस्पिशियस, एंड फोर्थ सदाओ वेरी एंड हाना डेयरिंग। जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, बिकॉज प्रूडेंट का मतलब होता है तब जब आपके पास में एक सेंस हो, आप एक सेंसिबल और एक केयरफुल डिसीजन लें, जो कि हाना सदाओ ने लिया था कि भाई अगर हम इसको घर ले जाते हैं तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसको प्रिजनर बना के वापस दे देते हैं तो ये मर जाएगा। और हाना उस टाइम पे काफी सस्पिशियस थी, उसको बहुत डाउट था इस डिसीजन पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, pick the idiom that best describes the situation in which Sadao and Hannah were in. एक मुहावरा चूज करना है जो इस सिचुएशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। पहला ऑप्शन है टू बी लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। मछली जब पानी के बाहर निकलती है तो कैसे फड़फड़ाती है, वो गलत है। अगला है लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। बतख के पीठ के ऊपर से अगर पानी फेंक दो तो वो ऐसे फैल जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। टू बी डेड इन द वाटर,
पानी के अंदर मर जाना, बेसलेस। लास्ट है टू बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में होना। इस इडियम का मतलब होता है कि भाई जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तब, और हाँ ये लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट नंबर 1, Sadao and Hana cared about the soldier but were worried about the consequences of being considerate. Statement number 2, Sadao and Hana wanted to shirk their responsibilities of looking after an injured soldier who could be an American. सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों ही अपने कंधों पर से वो जिम्मेदारी को झाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। They wanted to fulfill the responsibility, लेकिन इनको डर था अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। दैट इज वाई, देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, दैट इज वाई इट इज द करेक्ट आंसर। अगला है नया एक्सट्रैक्ट। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ murmured. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence, he himself was perfectly safe. I swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general and to your zeal against the enemy. यहाँ बात हो रही है सदाओ और जनरल के बीच। जब जनरल ने कहा था कि मैं असासिन्स को भेजूंगा और वो नहीं भेज पाए, तो अगली मीटिंग में सदाओ बोलता है कि मैं सोच रहा था योर एक्सेलेंसी, और तभी जनरल बोलते हैं कि अरे देखो मैं कितना बेवकूफ हूँ, कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल गया। और देखो यार कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति कम है या मैं अपनी ड्यूटी को इग्नोर कर रहा हूँ। डेरिलेक्शन का मतलब होता है इग्नोरेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कभी ये बात बाहर आती है तो तुम्हें तो पता ही है ना, तुम तो समझ ही जाओगे, राइट, समझोगे ना। और ये बोलते हुए बहुत एंग्शियसली डॉक्टर की तरफ देख रहा होता है कि इसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है करिए मेरा भांडा फोड़ दे। तो सदाओ समझ जाता है कि अब जनरल मेरे हाथों में है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बड़ा ही रिलैक्स हो जाता है और वो बोलता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इस बात को समझूंगा और आपकी जो जील है, जो आपकी एक लगन है टुवर्ड्स योर एनिमी, अगेंस्ट योर एनिमी, मैं उस बात को अच्छे से समझता हूं। पहला क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड डेरिलेक्शन एज यूज्ड इन द पैसेज। डेरिलेक्शन वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, अपनी ड्यूटी को इग्नोर करना, उससे दूर भागना। इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो इससे मैच करते हैं वो देखना है। पहला है इवेजन, सेकंड है डेटेरियोरेशन, थर्ड है नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, डायलिपिडेशन एंड मैनेजमेंट। पहला वर्ड इवेजन सही है, दूसरा वर्ड डेटेरियोरेशन गलत है, थर्ड नेग्लिजेंस सही है, और फोर्थ है केयरलेसनेस, वो भी सही है, फिफ्थ है डायलिपिडेशन गलत, मैनेजमेंट गलत। हेंस द आंसर इज 1, 3 एंड 4। कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। दैट इज वाई आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। At the end of the conversation with the general, Sadao felt rejuvenated and guilt-free, conceited and egoistic, refreshed and self-conscious, relieved and guilt-free. जनरल के बाद सदाओ को क्या फील हुआ? उन्हें कैसा फील हो रहा था? उन्हें बहुत सुकून मिला था और उनके अंदर जो एक गिल्ट था, जो एक पछतावा था, वो खत्म हो चुका था। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, रिलीव्ड एंड गिल्ट फ्री। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द एनालिसिस ऑफ द जनरल बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। चूज द ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली। द जनरल पावर बट इज डैश ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज जॉब। सबसे पहले इन्हीं को फिल कर लेते हैं। चलो, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फैंटेसाइजेस, रेलिशेस, फैंसीज, डिजायर्स। फैंटेसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास में पोस्ट है, रेलिश भी नहीं करेगा, फैंसीज हाँ ये करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा पसंद है अपनी वो पोस्ट, वो चाहता है कि उसके पास में रहे। तो चलो फैंसी लगा के देखते हैं एक बार। बट इज डैश ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज जॉब। अपनी जो जिम्मेदारियां थी उस जॉब को लेके, उसके लिए वो काफी हल्के थे, बहुत ढीले थे इस मामले में। तो इसके लिए क्या बनेगा? लोनली नहीं, वियरी बन सकता है, अपैथेटिक बन सकता है, कंसर्न बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हमारा कोई एक हो सकता है। देखो,
अगला देखते हैं, ही इज सो सेल्फ अब्सॉर्ब्ड या फिर ही इज सो नेग्लिजेंट विद हिज हेल्थ। बस आंसर मिल गया। वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे। नेग्लिजेंट का मतलब होता है इग्नोरेंस, सेल्फ एब्सॉर्ब का मतलब होता है कि वो खुद में अपनी हेल्थ को लेके इतना ज्यादा सोचते थे, इसीलिए सेल्फ एब्सॉर्ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। और दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रेलिशियस, वेरी, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड, सेल्फिश लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं कैसे फिल होता है। ड्यू टू हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, यस, वो अपने मतलबी उनके जो काम थे जो वो मतलब से अपने रखते थे, इसीलिए उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि सलाह को एक्सपोज करें, और वो अग्री कर जाते हैं कि भाई प्रिजनर के एस्केप को एक सीक्रेट ही रखा जाएगा। बस हमें आंसर मिल गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस द इडियम्स विद हैंड विद देयर मीनिंग्स। आपको नीचे 4 मैसेज दिए गए हैं जो मुहावरे हैं, और आपको उसमें हैंड वर्ड का सही कनेक्शन बताना है। पहला है हैंड इन ग्लव, दूसरा है इन गुड हैंड्स, तीसरा है टिप वंस हैंड, और चौथा है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। अब देखो, एक अगर ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐसे केसेस में आप जो इजीएस्ट लाइंस हो पहले उनको डिसाइड करो कि इनका आंसर क्या होगा, उसी के बेसिस पे आप अपना बाकी का आंसर खुद देख सकते हो। यहाँ पे 2 इजी लाइन है। पहली है इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में, हम हिंदी में कई बार सुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज अगर किसी अच्छे इंसान के कंट्रोल में है, देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। इन द केयर ऑफ समबडी गुड एंड नॉलेजेबल, सही हो सकता है। टू रिवील अ सीक्रेट अबाउट वंस प्लान्स, ना टू डू हार्म टू समवन हु हैज बीन काइंड टू यू, नो टू और मोर पीपल हु आर इन कल्यूजन। तो पहले वाले जो हमारा नंबर 2 का जो है इन गुड हैंड्स, वो मैच किससे कर रहा है? ऑप्शन ए। अब देखो नीचे ऑप्शन में सेकंड और ए किसके साथ में मैचिंग कर रहे हैं? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हमें यहाँ पे एक बार फिर कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिससे हमारा आंसर बिल्कुल कंफर्म हो जाए। अगला है हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। देखो जरा किससे मैच कर रहा है। इन द केयर ऑफ समबडी हो गया ऑलरेडी। टू रिवील अ सीक्रेट अबाउट वंस प्लान्स, नहीं। डू हार्म टू समवन हु हैज बीन काइंड टू यू, यस, वी गॉट द आंसर। फोर्थ सी, देखो ऊपर हमारा सेकंड ए, सी और डी दोनों में था, लेकिन फोर्थ सी सिर्फ ऑप्शन सी में है, इसीलिए सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। So these were the extracts, the 2 extracts that are very important in this chapter, and I hope you understood both the extracts. Now let's move on to 3 stand-alone MCQs, जिसमें extract नहीं है लेकिन ये questions काफी important हैं। पहला है those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. The scars do not indicate. हाना जब बोलती है कि भाई ये निशान, ये चोट के निशान, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्कार्स क्या इंडिकेट नहीं करते हैं। पहला, टॉर्चर परपेट्रेटेड ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बिल्कुल करते हैं। सेकेंड, सुपीरियोरिटी ऑफ जापान ओवर अमेरिका, नहीं करते हैं। थर्ड है द क्वेस्ट फॉर सुप्रीमेसी इन वॉर, सही है। फोर्थ है द रूमर्स ऑफ टॉर्चर ऑफन हर्ड, ये भी सही है। तो मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि ये चोट के निशान जापान की सुपीरियोरिटी अमेरिका के ऊपर प्रूफ नहीं करते हैं। किसी को चोट देना आपकी सुपीरियोरिटी प्रूफ नहीं करता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है हमारा पिक द कोट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट इज वर्ल्ड बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी, नॉट दिस लीडर दैट लीडर और दैट किंग और प्रिंस और रिलीजियस लीडर। वर्ल्ड बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। Second है you must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirt. Third है the purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. And fourth है to deny people their human rights is to challenge their very humanity. Third और fourth option considerable है, लेकिन सही कौन सा है? याद करो चैप्टर की थीम क्या है। उस एनिमी को उन्होंने सिर्फ एक मौका दिया था जिंदा बच निकलने का। जब याद करो असासिन्स की बात हुई थी, तो ये उसकी किस्मत ही तो थी कि जनरल वो बात भूल गए, वरना असासिन्स आते उसको मार के चले जाते, वो नहीं बच पाता, वो कुछ नहीं कर पाता। इट वॉज हिज डेस्टिनी टू बी सेव्ड, और इसीलिए किसी के भी ह्यूमन राइट्स को किल करना इज नॉट राइट, एंड दैट इज वॉट द चैप्टर टीचेस अस। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, she did not wish to be left alone with the white man.
Why did Hannah feel so despite having studied in America? हाना को उस व्हाइट मैन के साथ में अकेले रहना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसा क्यों है? जबकि वो अमेरिका में इतने सालों तक पढ़ाई की है उसने, फिर ऐसा क्यों है? This was so because being Japanese, it wasn't appropriate to stay on with a stranger. कोई लॉजिक नहीं है इसमें। America and Japan were not allies in the ongoing world war. ये हो सकता है। थर्ड देख लेते हैं। He was someone she had recognized from her past in America. No, ये उसका कोई पुराना जानने वाला नहीं था अमेरिका में जो ये उससे दूर भागेगी। और फोर्थ ऑप्शन है हर हस्बैंड हैड कॉशन्ड हर अगेंस्ट द अमेरिकन। उस अमेरिकन को तो बेचारे को होश भी नहीं था, वो क्या खतरा बनेगा इसके लिए, तो इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया था सदाओं ने। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जापान और अमेरिका जंग में एलाइज नहीं थे, वो दुश्मन थे, इसीलिए हाना उस दुश्मन देश के उस आदमी के साथ में नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि देशभक्ति सबके अंदर होती है। कोई नहीं चाहेगा कि एक दुश्मन देश के सोल्जर के साथ में वो रहे और उसको ट्रीट करे अकेले रह के। नो वन वांट्स दैट। That is why the correct option is option number B. So that was it for the extract based questions and the important standalone MCQs for this chapter, The Enemy. I hope you liked the video. I hope you liked the questions. I hope you understood the questions. और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं डेली 2 वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।